दैट ये ट्रांजिशन में कुछ सपोर्ट मिल जाए इंडस्ट्री। जी, लेकिन जन्मेजय सर, क्या इस चुनावी मौसम वाले बजट में, जो कि 24 की तैयारी के तौर पे भी मैं देख रहा हूँ, सरकार कड़े फैसले लेगी या एक पॉपुलिस्ट मेजर की क्या तरफ जाएगी? ये 1,50,000 करोड़ लेने में उनको क्या तकलीफ है? सर, बड़ा विरोध हो रहा था, लोग कह रहे थे कि बैंकों के क्या साथ छेड़छाड़ विरोध? मत लोग करें। तो बैंक को बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइज करने के लिए तैयार है। प्राइवेटाइज करने में तो खूब विरोध होगा। सिंगल लार्जेस्ट, तब भी बैंक जो है, देखिए अभी तब भी बैंक में कंट्रोल उनका उदय कोटक से ज्यादा रहेगा, कोटक बैंक। तो पूरा 26% आरबीआई प्राइवेट बैंक को कंट्रोल करने देता है, यहाँ पर तो 49% रहेगा। तो बताइए, पूरा कंट्रोल रहेगा, सिंगल लार्जेस्ट ओनर रहेंगे, स्टेट बैंक को मेजॉरिटी कंट्रोल करेंगे और 1,50,000 करोड़ पॉकेट में लेके घूमेंगे। ओके, नीलेश सर, इकोनॉमी दो तरीके से जूझ रही, एक डायकोटमी है उसके सामने। एक जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला इलाका है, कंपनियों के रिजल्ट से भी पता चलता है और लोगों की कमेंट्री से भी पता चलता है कि वहाँ पे डिमांड का एक बड़ा चैलेंज है। तो डिमांड रिवाइवल के लिए सरकार क्या कर सकती है इस बजट में, या उसको क्या करना चाहिए? नीरज भाई, फाइनेंस मिनिस्टर आज सूर्य कुमार यादव की तरह है। जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। तो एक इस बजट में हमें उन उम्मीदों पे खरा उतरना है। एंड जैसा आपने कहा कि क्लियरली जो लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग हैं, उनको डिमांड में हमें सहायता करनी है। ये दो तरीके से हो सकती है। एक, सरकार खर्चा करे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पिछले 3-4 सालों से निवेश का जिम्मा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा लिया है। इस साल भी वह आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, जैसे सब्सिडी है फूड फर्टिलाइजर, ये विपरीत संजोगों के वशात हमने चालू की, अब उसे भी मेंटेन करना जरूरी है। तीसरा, हमने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम चालू की थी एमएसएमई के लिए कोविड के समय में, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। इस बजट में एक हम बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों के लिए एक क्रेडिट गारंटी स्कीम चालू कर सकते हैं, जिसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जरिए लोगों तक पैसा पहुंचा जा सके और उससे वो उद्योग करके अपना ग्रोथ या जीवन निर्वाह कर पाएंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चालू रखिए। और तीसरी, जो सब्सिडी जरूरी है उसे चालू रखिए। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग होंगे उनको सपोर्ट मिलेगा और वह कंजम्पशन के जरिए ग्रोथ को और बढ़ावा दे पाएंगे। जी नीलेश सर, लेकिन ये प्रयास मुझे लगता है कि कोरोना के समय भी सरकार ने बहुत सारे किए थे, बहुत सारे पैकेजेस दिए थे। एक चर्चा ये चलती है जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत नहीं हो रहा है। बड़ी आलोचना पॉलिटिकल हो जाती है कई बार। मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ज़्यादा वेज ग्रोथ की समस्या है। नौकरी तो मिल ही जाती है लोगों को छोटी मोटी कहीं पे, लेकिन पैसे नहीं मिलते उतने। ये समस्या कैसे टैकल की जाएगी, इसका कोई तरीका क्या है? क्योंकि मैं इसको एक संदर्भ में कह रहा हूँ। इंडस्ट्री चैम्बर इस बार जब मिलने गए तो उन्होंने, मुझे ध्यान नहीं आता, पहली बार शायद उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स घटाने की बात करी कि वहाँ कमी करिए आप, मतलब ये एक इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये कहा। तो इस संदर्भ में मैं आपसे समझना चाह रहा था। नीरज भाई, जैसा आपने कहा, हमारे वहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम कम है, स्किल की प्रॉब्लम ज्यादा है। आईटी क्षेत्र में एक एम्प्लॉय 3-3 जगह पे मून लाइटिंग कर रहा था। आज भी जब अपने घर पे काम हो तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इनको अगर लाना हो तो आसमान के सितारे दिखते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है स्किल रिलेटेड एंड अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के जरिए आएगी।
जब ग्रोथ बढ़ेगी तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अगर हम ग्रोथ पे फोकस करें तो एम्प्लॉयमेंट में उसकी तब्दीली जरूर होगी। भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। आज से एक दशक पहले वो जीडीपी में तकरीबन 12 से 15% कंट्रीब्यूशन करता था। अनेक कारणोंवश ये अब हाई सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इस बजट में हम किस तरह से हाउसिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को बढ़ावा दे सके, वह डिसाइड करेगा कि एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट होगी। दूसरा एक क्षेत्र है जो भारत में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो टेक्सटाइल्स का। हम चाइना से compete ना करें टेक्सटाइल्स में, बट कम से कम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्ट बांग्लादेश से ज्यादा हो, वियतनाम से ज्यादा हो। टेक्सटाइल क्षेत्र में अगर हम प्रोत्साहन दे, इंसेंटिव दे, तो मेरे हिसाब से हम काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली टेक्सटाइल क्षेत्र में पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। पीएलआई स्कीम जो हमने टेक्निकल फाइबर के लिए लॉन्च की है, उसी तरह गारमेंट के लिए क्या कर सकते हैं वो देखना चाहिए। कुछ राज्य सरकार ने गारमेंटिंग में जब आप विमेन वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं तब कुछ सैलरी का हिस्सा वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर ऐसी स्कीम हम नेशनल लेवल पे कर पाए तो मेरे हिसाब से गारमेंटिंग के जरिए हम अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट कर पाएंगे और वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे। तीसरी चीज जिसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है वह इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। पिछले कई सालों से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर बड़ी जोर से काम कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर 60-65 सालों में खड़ा हुआ, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले 5-10 सालों में खड़ा हो जाएगा। तो उसको और बढ़ावा दे, उसमें और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। जैसे बंबई में मेट्रो काम चल रहा है, अब वो काफी डिलेड चल रहा है। क्या हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को युद्ध के धोरण से तेजी से कर सके तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट और मिलेगी। मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन क्षेत्र की ग्रोथ के लिए अगर हम ध्यान दें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। और एक जो स्किल रिलेटेड काम सरकार कर रही है उसके ऊपर और फोकस करना चाहिए। आज भारत में सबसे ज्यादा फीमेल पायलट्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल पायलट, ये कुछ हद तक आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑटोमेटिक फ्लाइट सिमुलेटर के जरिए हुआ है। उसी तरह मैं अपने अनस्किल्ड लेबरर्स को ऑटोमेटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के जरिए कैसे स्किल प्रदान कर सकूं ताकि वो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, वेल्डिंग, ये टाइप के जॉब कर सके। तो स्किल और जॉब का मिलाप कराइए और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल्स एंड कंस्ट्रक्शन, इन सेक्टर